नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज अपन इस क्लास में शिक्षण विधियों को आगे बढ़ाएंगे। तो अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन से हो सकते हैं। देखिए, पिछली क्लास में अपनों ने भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो कंप्लीट किए थे और आज अपन हिंदी शिक्षण में ही शिक्षण विधियों से संबंधित या भाषा शिक्षण के जो मेन उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण में भी अपन भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर विचार करेंगे। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की यदि अपन बात करें तो देखिए, सामान्यतः मोटे तौर पर जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य है उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। और दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं उनमें यदि अपन बात करें तो देखिए, कुछ तो हो सकते हैं सामान्य उद्देश्य और कुछ हो सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं यदि इसके पक्ष में बात करें तो चूंकि अपन भाषा पढ़ रहे हैं और भाषा में अपन मान लीजिए कि बच्चे को या बालक को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ाने के लिए सामान्यतः अपन बालक को उच्चारण सिखाते हैं। सबसे पहले जो मुख्य उद्देश्य है भाषा शिक्षण का, सामान्य मुख्य उद्देश्य, उसकी यदि अपन बात करें तो इससे भाषा शिक्षण से जो बालक है वो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना सीखता है। अब देखिए, एक बार एक शिक्षक के पास एक बच्चा गया, एक लड़का गया। कॉलेज शिक्षा की बात कर रही हूं, कॉलेज शिक्षा की। यहां पर अपन इसके बारे में बात करेंगे, पहले अपन अभी इसको समझ रहे हैं, यानी शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। अब एक बार एक शिक्षक के पास एक बालक गया, यानी यूं कह सकती हूं एक लड़का गया। अब उस लड़के ने यूं कहा कि देखिए, एक रे तो ऐसे होता है, एक रे ऐसे होता है और एक रे ऐसे होता है और एक रे ऐसे होता है। अब हमें आप ये बताइए कि देखिए, जब रे ही लिखना है तो इसको चार रूपों में क्यों लिख रहे हैं, और यदि हमें रे ही लिखना है तो हम इसको अलग अलग रूप में लिख रहे हैं। और अलग अलग रूप में क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है, और यदि इनके पीछे कारण है तो इनमें अंतर क्या है। अब उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। अब जब इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया तो शिक्षक ने इन चारों का कारण समझाया, चारों का मतलब समझाया कि ये तो पूरा रे है, सामान्यतः इस प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है, ये यदि कोई प्रथम वर्ण, यदि अपन बात करें कि कोई प्रथम वर्ण आधा हो और उसके बाद रे पूरा आ रहा हो तो सामान्यतः अपन उनको जोड़कर या मिलाकर लिख देते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि देखिए, इसको मिलाकर लिख देते हैं, परंतु रे के अलावा किसी भी वर्णों को मिलाकर नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए उद्देश्य है तो उद्देश्य को अलग अलग शुद्ध शब्द लिखा, तो शुद्ध शब्द में सामान्यतः आपने इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा। इस प्रकार से हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है वो इसको अशुद्ध मानती है, अमानक मानती है, वो इसका स्वरूप स्वीकार करती है। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो बाकी है सब में इस प्रकार से जोड़कर लिखना अमानक माना जाता है, जबकि ये मान्य है। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है, यहाँ पर पे आधा है और रे पूरा है। तो यदि प्रथम वर्ण यानी रे से पहले का वर्ण यदि आधा हो और बाद में रे पूरा हो तो उसको लेखन की सुंदरता की दृष्टि से या लेखन की स्पष्टता के उद्देश्य से और इस प्रकार से लिख दिया जाता है। और मान लीजिए कि रे तो आधा हो और इसके साथ साथ
यदि उससे पहला वर्ण या उसके बाद का वर्ण पूरा हो तो सामान्यतः आधे र को अभिव्यक्त करने का तरीका है कि वो र ऊपर लगा दिया जाता है, जहां पर उच्चारण करना है उससे बाद वाले वर्ण के। यानी जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण है, पर्यावरण है, तो यहां पर उच्चारण कहां पर करना है, यहां पर करना है, यानी प के जस्ट बाद। तो यहां पर करना है तो इसके बाद वाले के ऊपर लगा देते हैं। तो यहां पर है वो लेखन सुंदर भी दिखता है और इसके साथ साथ पर्यावरण यानी शुद्ध उच्चारण भी होता है, यानी आधे र का स्पष्ट उच्चारण भी हो जाएगा। यहां पर पूरा र नहीं बोलना पड़ेगा। और प्रथम वर्ण आधा हो और पूरा र हो, परंतु प्रथम वर्ण ट वर्ग वाली लाइन का हो, यानी इस प्रकार से गुंडी वाले वर्ण हो। तो अब गुंडी वाले वर्णों में ऐसे तो लगाया नहीं जाता, तो इसके लिए गुंडी वाले वर्णों में इस प्रकार से पूरे र को लगा देते हैं, जैसे ट्रक, तो ये पूरा र होता है। तो इस प्रकार से ये चीज यदि कहीं बच्चा सीख सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा शिक्षण में ही सीख सकता है। और यदि अपन छोटे बालक की बात करें तो छोटे बालक को छोटी कक्षाओं में ही ए से अनार, आ से आम, इस प्रकार से है वो उसे जोर जोर से बोलना सिखाया जाता है, उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि बालक को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण सिखाया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ भाषा शिक्षण कर सकता है। अन्य विषयों से आप इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। तो ये तो रहा प्रथम सामान्य उद्देश्य। प्रथम सामान्य उद्देश्य कि बालक है वो भाषा शिक्षण के द्वारा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा है कि बालक शब्दों व वाक्यांगों का परिचय प्राप्त करता है। अब ये क्या चीज है? देखिए, भाषा आपको बताएगी या भाषा शिक्षण आपको बताएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द और शब्द मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य मिलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। भाषा बनती है। तो यहां पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से वो अपना स्वरूप बदल सकते हैं, किस किस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं, वाक्य में अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, इन सभी का ज्ञान यदि बालक कहीं पर प्राप्त कर पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भाषा शिक्षण में ही प्राप्त कर पाएगा, अन्य किसी में भी नहीं। और आप जानते हैं कि किसी भी विषय के लिए इनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, सबका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप शब्दों का ही ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो आप किसी भी विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो आपको भाषा शिक्षण ही करवा सकता है। और इसीलिए राय दी जाती है कि प्रत्येक बच्चे के पास उच्च लेवल पर भी, उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी एक भाषागत विषय होना जरूरी है। यानी एक भाषा तो बालक को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। इसीलिए तो सामान्यतः अपन देखते हैं 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक सभी बालकों को 2 भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ती है। उसके बाद जब अपन ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं तब सामान्यतः कंपल्सरी पेपर में भाषा है 2, परंतु फिर भी उसमें छूट दे दी जाती है। तो वहां पर भी साहित्य के रूप में या लिटरेचर के रूप में एक भाषा तो कम से कम एक बालक को लेनी ही लेनी चाहिए, ताकि उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध हो सके, स्पष्ट हो सके, उसे शब्दों एवं वाक्य के अंगों या वाक्यों का ज्ञान हो सके। तो यहाँ पर अपनों ने सामान्य उद्देश्य की बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सामान्य उद्देश्य की।
तो अगले सामान्य उद्देश्य में क्या हो सकता है कि बालक है वो भाव व विचार के अनुसार अर्थ जान सकेंगे। ये है शिक्षण विधियों में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। निम्न में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, निम्न में से भाषा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें यदि अपन बात करें कि बालक भाव व विचार के अनुसार अर्थ, अब ये क्या चीज है? मैंने आपको कहा कि सीता पुस्तक पढ़ रही है, मैंने कहा कि सीता गाय है, मैंने यूं कहा कि सीता है वो 9 बजे उठती है। क्या समझे आप? सीता 9 बजे उठती है, इसका मतलब ये हो गया कि सीता 9 बजे उठती है। सीता नाम की लड़की, सीता पढ़ती है, इसका मतलब सीता पढ़ रही है। परंतु सीता गाय है, क्या आप ये समझ लेंगे कि सीता नाम की कोई गाय है, या फिर कोई किसी घर में गाय बंधी है उसका नाम रख दिया गया, नामकरण कर दिया गया सीता, और उसे सीता नाम से बुलाया जा रहा है? ये समझेंगे? नहीं, हम उसका भावार्थ लेते हैं। भावार्थ क्या लेते हैं कि जो सीता है वो गाय है, मतलब सीता बिल्कुल सीधी लड़की है। तो इस प्रकार से जो भावों के अनुसार या विचारों के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो आप कैसे सीखते हैं? वो आप सिर्फ और सिर्फ भाषागत ज्ञान प्राप्त करके ही सीख पाते हैं, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा शिक्षण इसके लिए भी आवश्यक है कि आप विभिन्न भावों से संबंधित, अब हम जब जो कोई भी वाक्य बोलते हैं, जिन वाक्यों का उच्चारण करते हैं, उन वाक्यों में अनेक जगह पर अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तो किस प्रकार के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं वो चीज, और आपको एक चीज और बता देती हूं, चाहे आप प्रारंभिक लेवल ले लो या उच्च लेवल ले लो, सामान्यतः प्रश्नों में बच्चे ही नहीं, कंपटीशन लेवल वाले अभ्यर्थी भी कंफ्यूज होते हैं, यानी उनकी लैंग्वेज जो होती है उसमें कंफ्यूज होते हैं। उसमें ज्यादा कंफ्यूज वही होंगे जिनके पास भाषा शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं रहा, न तो उसके पास हिंदी रही, न इंग्लिश रही, न संस्कृत रही। तब उसे इस प्रकार की समस्या आती है कि वो प्रश्न की भाषा ही नहीं समझ पाता, उसे यही समझ में नहीं आता कि प्रश्न ने पूछा क्या। उसके बाद अपन अगले उद्देश्य की बात करते हैं। तो अगला उद्देश्य क्या कहता है? अगला उद्देश्य ये कहता है कि यदि आप भाषा शिक्षण पढ़ रहे हो या भाषा का ज्ञान कर रहे हो, तो इससे आपके शब्दकोश के भंडार में वृद्धि होगी। शब्दकोश के भंडार में वृद्धि होगी। यहां पर देखिए, यदि आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो भाषा में आपको अनेक नए नए प्रकार के शब्द मिलेंगे, अनेक नए नए प्रकार के शब्द मिलेंगे, तो आपका शब्दकोश भंडार है वो बढ़ेगा, यानी आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द होंगे। और भाषा शिक्षण से संबंधित यानी भाषागत विषय का यदि आपने अध्ययन किया है और भाषागत विषय आपके पास है, तो सामान्यतः आप किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हो। आज की विडंबना ये है कि आज का युवा 10 मिनट तक बहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामान्यतः बच्चों की और माता पिता की रुचि है वो मैथ्स पढ़ने में लगी हुई है। सामान्य से निम्न बालक है, उसको भी माता पिता यूं चाहते हैं कि उसको मैथ्स पढ़ाए, उसको इंजीनियर पढ़ाए या उसको डॉक्टर बनाए, जबकि आर्ट्स में बहुत से अच्छे विषय हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यदि आपके पास भाषा शिक्षण है तो आप किसी भी ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते। भाषा शिक्षण नहीं है तो भाषा शिक्षण है वो इसके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो यदि अपन सामान्य उद्देश्यों की बात करें तो बालक है वो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण सीख पाएगा, शब्दों एवं वाक्य के अंगों का परिचय प्राप्त कर पाएगा, भाव व विचार के अनुसार अर्थ जान पाएगा, शब्दकोश के भंडार में उसके वृद्धि होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ अपन बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर अपनों ने भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखे हैं, और भाषा शिक्षण के भी कौन से उद्देश्य हैं? सिर्फ और सिर्फ सामान्य उद्देश्य। उसके बाद अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की। भाषागत या भाषा शिक्षण के दो प्रकार के उद्देश्य हैं। अपनों ने सामान्य उद्देश्य देखे, अब अपन बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यों की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले की यदि अपन बात करें तो बालक है वो ज्ञानात्मकता सीख पाएंगे या ज्ञानात्मक संरचना से संबंधित अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। अब ज्ञानात्मक मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूं कि सामान्यतः तथ्य का ज्ञान करना ही बालक का क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास होता है। यहां पर यूं कह सकते हैं कि बालक पढ़ना सीख जाएगा और उसके द्वारा पढ़ना सीखना ही उसका क्या है? ज्ञानात्मक विकास है। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से ही यह चीज संभव हो पाएगी कि बालक में ज्ञानात्मक विकास हो पाएगा, वह पढ़ना सीख पाएगा, उसे शब्दों का विभिन्न प्रकार से ज्ञान होगा, उसको वाक्यों का ज्ञान होगा, उसको वर्णों का ज्ञान होगा, और जिसके माध्यम से उसका ज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन दूसरे उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक के बाद दूसरा उद्देश्य आता है सृजनात्मक। अब यहां पर जहां पर पढ़ना था तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को सृजन करना, या फिर मैं यूं कहूं कि लिखना। और लिखना भी ऐसे नहीं कि पुस्तक में देखा और उसका हूबहू नकल कर रहा है, नहीं। जैसे निबंध लेख हो गया या लेख, कोई भी प्रकार का निबंध लेखन है वो बालक सीख पाएगा। सृजनात्मक में ये होता है कि देखिए सामान्यतः सृजनात्मकता होती है कि नई नई चीजों का निर्माण। जैसे बालक टीचिंग एड्स वगैरह बनाते हैं, यानी मॉडल वगैरह बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, सारणियां बनाते हैं, वो सारी की सारी सृजनात्मकता में आती है। परंतु भाषा शिक्षण के अंतर्गत यदि अपन देखें तो भाषा शिक्षण में बालक में किस प्रकार की सृजनात्मकता का विकास करेगा? तो वो उसमें लेखन क्षमता का विकास कर देगा। बालक यहाँ पर पढ़ेगा, बहुत अच्छा उसने पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर आकर स्वयं लिखना शुरू कर देगा। जैसे अपन बात करते हैं तो छोटे बच्चों की, अब छोटे बच्चों को सामान्यतः एक किताब होती है, उसमें पाठ पढ़ाया जाता है, और उसके बाद कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निशान लगाते हैं कि यहां से यहां तक इसका उत्तर लिख लेना है। यहाँ आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी निशान लगा कर दिए होंगे। तो इस प्रकार से ये चीज तो वो होती है कि जिसमें बालक को निशान लगा दिया, बालक ने स्वयं उसको वैसा का वैसा उतार दिया। अब बालक बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद टीचर स्वयं उसको कोई ना कोई प्रश्न दे देते हैं और कह देते हैं कि इसका उत्तर लिखो। तो स्वयं बालक में इस क्षमता का विकास हो जाता है, यानी उसमें सृजनात्मकता विकसित हो जाती है, वो लेख लिखने की क्षमता का विकास अपने आप में कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखना करेंगे। उसके बाद यदि अपन अगले उद्देश्य की बात करें तो अगला उद्देश्य है अभिरुचिपरक। देखिए सामान्यतः यदि भाषा शिक्षण बालक ने किया है तो बालक को बोलना अच्छे से आना लग जाएगा, और अच्छे से बोलना आएगा तो वो अपनी रुचि प्रकट कर सकेगा। सामान्यतः कभी कभार यूं होता है कि बालक समझा ही नहीं पाता कि किसमें उसकी रुचि है, किसमें उसकी रुचि नहीं है।
तो यहाँ पर यदि भाषा शिक्षण से संबंधित उसने अध्ययन किया है, उसके पास भाषा है या वो बोलना बहुत अच्छे से जानता है, तो वो अपनी रुचि बता देगा कि मुझे इस विषय में रुचि है। और सामान्यतः कभी कभार यूं नहीं होता, आप किसी के घर में जाते हो तो बच्चा ही बहुत अच्छी भाषा बोल लेता है, तो उसमें वो जो क्षमता विकसित हुई है वो किस प्रकार से हुई है? सामान्यतः वातावरण के प्रभाव से हुई है, और उसमें वो अपनी रुचि, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, वो अच्छे से उस चीज को प्रकट कर देगा। और अभिरुचि से संबंधित ही अगला हो जाएगा अभिव्यक्ति परक। अभिव्यक्ति परक, इसको अपन सीधा का सीधा यूं कह सकते हैं, अभिव्यक्ति मतलब बोलना। बालक बोलना सीख जाएगा। काफी जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ जो बालक है या कुछ अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, जो उच्च शिक्षा में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर चले जाते हैं, परंतु टीचर्स के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। और सामान्यतः तब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते कि उन्हें अपनी मातृभाषा जो है उससे अलग किसी भी भाषा में बोलने का कह दिया जाए, तब तो वो बोलना ही बंद कर देते हैं। उनको ये कह दो, जो हमेशा मारवाड़ी में बात करता है उसको ये कह दो कि हिंदी में बोलकर बताओ, तो वो बोलेगा ही नहीं। और कोई जो हिंदी अच्छे से जानता है उसको इंग्लिश का कह दे तो बोलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी भाषा में, जिस भाषा का आपने शिक्षण किया है, उस भाषा में वो अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से करने लग जाएगा। अपने विचार प्रकट करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। और ये जो विचार प्रकट करने की क्षमता है, विचार प्रकट करने की क्षमता, वो किसकी देन है? वो सिर्फ और सिर्फ भाषा शिक्षण की देन हो सकती है, विचार प्रकट करने की क्षमता। तो यहाँ पर अपन विशिष्ट उद्देश्य देख रहे हैं, और विशिष्ट उद्देश्यों में भी अपनों ने कौन सा देखा है? अभिव्यक्ति परक। तो अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने की क्षमता। यदि आपके पास शब्दकोश है, आपके पास शब्द भंडार अच्छा है, तो और आप भाव व विचार भी समझ पाते हैं, तो आप उस विषय से संबंधित अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक अंतिम उद्देश्य और बता देती हूं मैं, अभिवृत्ति परक। अभिवृत्ति परक, अभी ये अभिवृत्ति क्या होती है? ये होता है एटीट्यूड। देखिए, सामान्यतः बालक किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस विषय से संबंधित वो किस प्रकार की भावना रखता है, उन भावनाओं को किसी के सामने किस प्रकार से प्रकट करता है, वो क्या हो जाएगी? अभिवृत्ति। और अभिवृत्ति सामान्यतः अपन बालक की विशेषताओं को ले सकते हैं जो पहले अपन सभी पढ़ कर आए हैं। यानी ये चीज सभी की सभी बालक में यदि विकसित हो चुकी है, तो उसमें अभिवृत्ति का विकास भी हो जाएगा। और अभिवृत्ति के अंतर्गत बालक है वो विशेष या विशिष्ट अवधारणाएं समझने लग जाता है, और विशिष्ट तरीके से अपनी विचार अभिव्यक्ति भी शुरू कर देता है। अपनी क्षमता को प्रकट करने लग जाता है, बताने लग जाता है कि मेरी क्षमता इतनी है, मैं इतना काम कर सकता हूं, मैं इतना काम नहीं कर सकता हूं। यानी स्वयं का उसका एटीट्यूड हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं क्या हूं और मुझे किस दिशा में जाना है। अगर बालक को ये चीज पता चल जाती है, जो किसके माध्यम से आती है? भाषा शिक्षण का, तो बालक के विकास की लगभग 30% विकास की संभावनाएं निश्चित हो जाती है। तो यहां पर अपनों ने ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो देखा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बालक पढ़ना सीखता है, सीधी भाषा में कहें तो, क्योंकि इसमें बालक को तथ्यों का ज्ञान करवाया जाता है। सृजनात्मकता में लेख आदि लिखना, सृजन करना शुरू कर देता है। अभिरुचि, वो अपनी रुचि प्रकट करने लगता है। अभिव्यक्ति, वो अपनी अभिव्यक्ति देने लगता है, अर्थात अपने विचार प्रकट करने लगता है। और अभिवृत्ति, इन सभी के बाद जिस क्षमता का बालक में विकास हो सकता है वो क्या होती है? चरमावस्था कौन सी हो जाती है? अभिवृत्ति। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन
आगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा शिक्षण के दो ही प्रकार के उद्देश्य होते हैं। और ये आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे कि इसकी आप डिटेल में जाओ, इसकी आप थियरी पढ़ो। आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से भाषा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये 5 नाम याद करने हैं: ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, अभिरुचि, अभिव्यक्ति और अभिवृत्ति। और लगभग सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैंने ले ली है। और इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से भाषागत शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य में भी अपनों ने बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण की चुनौतियों की। भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पार करके और भाषा शिक्षण के विकास तक पहुंचना है। देखिए, वर्तमान में यदि अपन बात करें 21वीं शताब्दी में, तो भी हालांकि हिंदी विषय का विकास बहुत अच्छा हो चुका है, परंतु हिंदी विषय को पूरे भारत ने अच्छे से नहीं अपनाया है, हिंदी भाषा को नहीं अपनाया है। इस कारण भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षण से संबंधित अनेक चुनौतियां है वो प्रकट हो गई है। चुनौतियां प्रकट हो गई है भाषा शिक्षण के समक्ष। या फिर मैं यूं कहूं कि अपन हिंदी भाषा की पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा की हिंदी शिक्षण, यूं ही कहेंगे अपन, हिंदी शिक्षण की चुनौतियां। तो हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे समक्ष बनी हुई है और हमें उनको पार करते हुए भाषा को आगे लेकर जाना है। 21वीं शताब्दी में आने के बाद भी अपन हिंदी भाषा में अगर बात करें, हिंदी भाषा के विकास की, तो संस्कृत के बाद लगभग 1000 व 1050 के बीच है वो हिंदी सामान्यतः व्यवहार में आने लग गई थी। और तब से लेकर आज तक अपन है वो उसको राष्ट्रभाषा या वो उसका रूप नहीं दे पाए हैं। सामान्यतः ज्यादातर संख्या में तो लोग बोल रहे हैं, परंतु फिर भी उसको एक निश्चित स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसकी चुनौतियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहली और सबसे मुख्य तो है अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब भारत में लगभग लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनको रुचि नहीं है हिंदी सीखने में जितनी अंग्रेजी सीखने में हो रही है। और ये हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक हम अपने अंदर इस प्रकार की रुचि प्रकट नहीं करेंगे कि हमें हिंदी को सम्मान दिलवाना है, हिंदी को प्रतिष्ठित करना है, तब तक हम हिंदी भाषा को कभी भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, उसको कभी भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी में अभिरुचि प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। और वर्तमान में किसी में भी इस प्रकार की जो रुचि है वो नहीं है, हिंदी के प्रति सम्मान नहीं है, इसीलिए हिंदी भाषा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत से लोग हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी प्रत्येक, या फिर मैं यूं कहूं कि जन जन की भाषा हिंदी आज भी नहीं बन पाई है। यहां तक कि आज तो और अधिक पीछे जा रही है, आज तो इंग्लिश की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए हिंदी भाषा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई पहली चुनौती। दूसरी चुनौती की यदि अपन बात करें तो इसका कोई स्पष्ट व निश्चित स्वरूप न होना। दूसरी चुनौती हिंदी भाषा के समक्ष ये है कि इसका कोई स्पष्ट व निश्चित स्वरूप नहीं है। इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। और जब समवर्ती सूची का ये विषय है तो इसमें सभी राज्य सरकारें स्वतंत्र है, राज्य सरकारें कि वो अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने राज्य में जो चाहे वो भाषा
जिस चाहे वो उस भाषा को मान्यता दे सकते हैं या जो चाहे वो भाषा को लागू कर सकते हैं, उसके विकास के प्रावधान जिस प्रकार से चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्वरूप भेज रही है, अपने अपने तरीके से इसका स्वरूप निश्चित कर रही है। पहली बात तो ये कि सबसे मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि समवर्ती सूची। सामान्यतः यूं होना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास इसकी पूरी की पूरी शक्ति होनी चाहिए और केंद्र सरकार है वो पूरे देश में एक नियम के अनुसार, एक निश्चित स्वरूप के अनुसार यदि हिंदी भाषा को लागू करे तो हो सकता है हिंदी का स्पष्ट निश्चित स्वरूप बन जाए और हिंदी को सम्मान मिलना शुरू हो जाए। ये तो है पहली बात। इसके संबंध में 2-3 बातें और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।